दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 7 पौधों और जंतुओं का संरक्षण। दोस्तों इस अध्याय में आप पढ़ेंगे वन हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं और वनों के विनाश का पौधों की प्रजातियों और जंतुओं पर क्या असर पड़ता है। वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं और इनमें प्रमुख अंतर कौन कौन से हैं, और अंत में इस अध्याय का सारांश। तो आइए शुरू करते हैं 8वीं कक्षा के एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। दोस्तों 7वीं कक्षा में आपने देखा था कि बूझो और पहेली ने प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ वन भ्रमण किया था। वह अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभयारण्य भ्रमण करने गए थे, कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाऊ वन्य जंतु अभयारण्य और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व यानी बृहद निकोबार जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र आदि के बारे में सुना था। दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रीय उद्यान, वन जंतु अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को बनाने का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इनको बनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि जो हमारी वन संपदा या जो वन्य जीवन है हमारा बहुत ही समृद्ध है, लेकिन तेज़ी से बढ़ते औद्योगिकरण और नगरीकरण ने वनों के ह्रास में या वनों के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है, जिससे कि ये जो जीव जंतु हैं, पौधे हैं, प्रजातियां हैं, इनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। इसलिए इनको संरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन जंतु अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। आइए पढ़ते हैं दोस्तों वनोन्मूलन और इसके कारण, यानी वनों के उन्मूलन या विनाश तथा उनके कारण। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं, और जंतुओं और पौधों की ये विविधता जैव विविधता कहलाती है। ये मानव जाति के अस्तित्व के लिए भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। दोस्तों पौधे और जंतुओं की जो विविधता होती है वो मानव के साथ अन्य जीव जंतुओं के लिए भी बहुत ही आवश्यक है, और आज जो है इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन या वनों का विनाश एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। और हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। दोस्तों वनों में वृक्षों की कटाई कुछ उद्देश्यों से की जाती है, जैसे कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों और कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी को ईंधन के रूप में उपयोग, और इन सब कार्यों के लिए वनों का जो है कटान किया जाता है। दोस्तों दावानल यानी जंगल में लगने वाली आग और भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं। आइए जानते हैं वनोन्मूलन के परिणाम क्या हो सकते हैं। दोस्तों अत्यधिक मात्रा में जब वनों की कटाई हो जाती है तो सामान्य रूप से पारिस्थितिकी संतुलन जो है वो बिगड़ने की संभावना होती है। पहेली और बूझो ने वनोन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया। उनको याद आया कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है, क्योंकि जो वन होते हैं वो आवश्यक वर्षा के लिए और भूमिगत जल स्तर बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा वो जो है हानिकारक गैसों और अच्छी गैसों का संतुलन बनाए रखते हैं, जिसके कारण प्रदूषण का स्तर भी कम होता है। दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो बढ़ना है वो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक है। इसके अलावा भौम जल स्तर या भूमिगत जल स्तर का निम्नीकरण हो जाता है, और उन्हें ये भी पता है कि वनों के कटाई से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है, क्योंकि प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि वृक्षों को इसी प्रकार से अनवरत काटा जाए तो वर्षा और भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी, यानी वनों की अतिशय कटाई या अत्यधिक दोहन से ऊसर भूमि या मरुस्थलीकरण में भी वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा बाढ़ों की संख्या बढ़ सकती है और सूखे जैसी प्राकृतिक घटनाओं की आवृत्ति भी अधिक बढ़ सकती है। दोस्तों आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता पड़ती है।
कम वृक्षों का अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। बहुत सामान्य सी बात है दोस्तों। आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया या पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की स्थिति में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्लोरोफिल के द्वारा जो है भोजन निर्माण का कार्य किया जाता है। यानी ये जो रासायनिक अपक्रिया है इसमें ग्लूकोज या मंड का निर्माण होता है। लेकिन जब पौधों की संख्या कम रहेगी तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उपयोग नहीं हो पाएगा, इसलिए उसकी संख्या और भी बढ़ेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। ये पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को ग्रहण कर लेती है और इसकी मात्रा में वृद्धि से वैश्विक तापन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है, वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण अकाल और सूखा पड़ता है। दोस्तों, मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनों का उन्मूलन है। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पतियों का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, पिछली कक्षा में आपने देखा था कि वृक्ष किस प्रकार से मृदा अपरदन को रोकते हैं। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है और मृदा अपरदन जो है ऊपरी सतह को वर्षा, वायु और इन सब कारकों द्वारा जो मृदा अपरदन होता है ये उसकी उपजाऊ परत को ही नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, मृदा में जो अपरदन होता है उससे ह्यूमस की कमी होती है, उर्वरता भी कम हो जाती है और धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में बदल जाती है और इस प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। दोस्तों, वनोन्मूलन का एक नुकसान ये है कि मृदा की जल धारण क्षमता और भूमि की ऊपरी सतह में जल के नीचे की अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। तो आपने जाना वनोन्मूलन का जो असर है या हानि है क्या क्या होती है। अब आइए देखते हैं वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण। दोस्तों, वन हमारे लिए अमूल्य निधि और संपदा की तरह हैं। इसी प्रकार से वन में रहने वाले जो वन्य जीव हैं या वन्य प्राणी हैं वो भी प्राकृतिक संसाधन के रूप में देखे जाते हैं। दोस्तों, वनोन्मूलन का जो हानिकारक प्रभाव है उसके जानने के बाद बच्चों के मन में ये जिज्ञासा जगी कि इनको कैसे बचाया जा सकता है। प्रोफेसर अहमद ने पहेली बूझो और उसके सहपाठियों के लिए जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया और उन्होंने पंचमढ़ीय जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र को चुना और इस क्षेत्र के पौधे और जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं के निचले पश्चिमी घाट के समान है। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया और उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। जैवमंडल क्या है दोस्तों? तो जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जीवन यापन के योग्य जो क्षेत्र है उसे जैवमंडल कहा जाता है। दोस्तों, जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी का अर्थ होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध और पर्यावरण से उनका संबंध, इसको हम जैव विविधता कहते हैं। दोस्तों, पंचमढ़ी के जो मार्गदर्शक रहे माधव जी, उन्होंने बच्चों को बताया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयास और समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वन और वन्य जंतुओं की सुरक्षा के लिए कार्यरत हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए नियम, विधियां और नीतियां बनाती है। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र हैं। दोस्तों, प्राणिजात और उनके आवासों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र चिन्हित कर लिए गए हैं, जिन्हें अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने के लिए पोचिंग इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। आइए जानते हैं अभयारण्य क्या होता है। तो दोस्तों, अभयारण्य वह क्षेत्र है जहां जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, यानी वहां पर कोई भी मानवीय गतिविधियां नहीं होती हैं।
राष्ट्रीय उद्यान तो वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र या निर्बाध रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो होता है दोस्तों, वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए विशाल संरक्षित क्षेत्र जो होता है वो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होता है। जैवमंडल आरक्षण दोस्तों, प्रोफेसर अहमद जी और माधव जी के साथ बच्चों ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने बताया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान, बोरी और पंचमढ़ी 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य आते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसके अंतर्गत पंचमढ़ी अभ्यारण्य है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, नीमघन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और बोरी अभ्यारण्य, ये सभी पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे और जीव जंतु, बच्चों ने भ्रमण करते समय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की थी। वे लंबे लंबे सागौन के वृक्षों और वन्य प्राणियों को देखकर बहुत खुश थे। पहेली ने अचानक एक खरगोश को देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें रोका और उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में ही प्रसन्न रहते हैं, हमको उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एक पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को उस क्षेत्र के वनस्पति जात और जीव जंतु को प्राणी जात कहा जाता है। देखिए, साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात हैं और चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, ये पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, ये जंगली कुत्ते का चित्र है, ये चीतल है, ये भेड़िए का चित्र है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, ये चित्र जो है एक तेंदुए का है और ये फर्न का चित्र है दोस्तों। और देखिए, ये जामुन के वृक्ष का चित्र दिया गया है। आइए जानते हैं विशेष क्षेत्रीय प्रजाति क्या होती है। तो दोस्तों, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति जो होती है पौधों और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट रूप से पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति वह होती है जो किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहा जाता है। ये अन्य किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश के विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में साल और जंगली आम जो हैं, इनके पेड़ों को उन्होंने, जो वहाँ पे अधिकारी थे, उन्होंने विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया। और विशन, भारतीय विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र में विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने से बढ़ती हुई जनसंख्या और नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है और इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। दोस्तों, स्पीसीज क्या होती है ये जानते हैं। स्पीसीज या जाति जो दोस्तों सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे के अंतर जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं और एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण भी पाए जाते हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बारे में विशेष अध्ययन। वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्या है? तो दोस्तों, आरक्षित वनों की तरह कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी या जंतुओं को सुरक्षित और संरक्षित करते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहा जाता है।
अभयारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों और जंतुओं को मारना या शिकार करना या उन्हें पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है। दोस्तों, लेकिन अफसोस की बात यह है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उन वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर दे रहे हैं। और दोस्तों, प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहां हम प्राणियों यानी जंतुओं का संरक्षण करते हैं। दोस्तों, कुछ जो जीव जंतु हैं वो संकटापन्न या वल्नरेबल श्रेणी में आते हैं, जैसे काला हिरण, श्वेत आंख वाले हिरण, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाला बत्तख, घड़ियाल, कच्छ, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि। ये हमारे वन्य प्राणी अभयारण्य में सुरक्षित और संरक्षित हैं। भारतीय अभयारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड आते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है। वन्य प्राणी अभयारण्य, उसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। तो दोस्तों, राष्ट्रीय पार्क क्या है? राष्ट्रीय पार्क विशाल आरक्षित क्षेत्र होता है और पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त होता है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि और ऐतिहासिक वस्तुओं को संरक्षण करता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है और सर्वोत्तम किस्म की टीक या सागौन इस वन क्षेत्र में मिलती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित है। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्राग ऐतिहासिक प्रमाण है, जिससे हमें आदिमानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। दोस्तों, चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियां भी मिलती हैं। पंचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास का पहचान किया जा चुका है। जंतु और मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है और आज भी अनेक आदिवासी जंगल में ही रहते हैं। दोस्तों, सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र दिया गया था। सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र उस बोर्ड सतपुड़ा वन्य जीव आरक्षण क्षेत्र में एक जगह लिखा गया था, सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। तो वहाँ के जो मुख्य अधिकारी थे माधव जी, उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की है। दोस्तों, आपको बताना है कि सरकार द्वारा या भारत में टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना कब प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों, माधव जी ने ये बताया कि सरकार ने टाइगर के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर बनाया है और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बाघों का संरक्षण और संवर्धन करना है। यहाँ पर आप इस चित्र में बाघ को देख सकते हैं। ये जंगली भैंसा है और ये बारहसिंघा है। दोस्तों, बाघ जो है उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए यह संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे और बारहसिंघा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और विलुप्त हो जा रहे हैं, उन्हें संकटापन्न जंतु कहा जाता है। डायनासोर के विषय में याद दिलाया, जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे और कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया था। देखिए दोस्तों, जो है बड़े जंतुओं की अपेक्षा जो है छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना अधिक होती है। अक्सर हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ और उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं हैं। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में बहुत छोटे हैं, लेकिन पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वे आहार जाल और खाद्य श्रृंखला के भाग हैं, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। दोस्तों, किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी और सूक्ष्मजीव अजैव घटक जैसे जलवायु, पृथ्वी, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से मिलकर किसी पारितंत्र या इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। रेड डाटा बुक क्या होती है दोस्तों? तो दोस्तों, प्रोफेसर अहमद ने रेड डाटा विषय के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि रेड डाटा बुक ऐसी पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है।
इसमें पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक हैं। दोस्तों, रेड डाटा बुक के विषय में अधिक जानकारी आप कंप्यूटर से www.vil.gov.in ENVIS प्राइमेट्स पेज 102 HTML न्यू NWDC plants.htm से प्राप्त कर सकते हैं। रेड डाटा बुक के बाद आइए जानते हैं प्रवास के बारे में। दोस्तों, जो है प्रवास क्या है, तो यहाँ प्रवासी पक्षी भी आते हैं, प्रवासी जंतु भी होते हैं, और जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो संसार के कई भागों से उड़कर दूसरे भागों में जाते हैं। दोस्तों, जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वे यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह उस स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं रहता है। ऐसे पक्षी जो उड़कर बहुत दूर के क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहे जाते हैं। दोस्तों, पहेली सोचती है कि क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी ही नहीं बचेगी। क्या लकड़ी का कोई विकल्प उपलब्ध है? मैं जानती हूँ कागज़ एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है, और मुझे आश्चर्य है यदि कागज़ का कोई और विकल्प उपलब्ध हो तो। कागज़ का पुनः चक्रण या रिसाइकलिंग। दोस्तों, प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं, और आपको जानना होगा दोस्तों कि जो कागज़ है वो वनों से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अंत में हम कागज़ की तब जाकर हमें बहुत थोड़ा सा कागज़ मिलता है। इसलिए हमें मृदा के, जल के और जो अन्य चीज़ें हैं उनके संरक्षण के साथ साथ कागज़ की बचत भी करनी चाहिए। और दोस्तों, कागज़ को 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज़ की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए, और इसके द्वारा न केवल हम वृक्षों को बचाएंगे बल्कि कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल और ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। और इसके अलावा कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी लाई जा सकती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों पुनर्वनरोपण। पुनर्वनरोपण या दोबारा वनों को लगाना। प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनर्वनरोपण है। पुनर्वनरोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों को लगाना होता है। लगाए जाने वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो कि उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष लगाने चाहिए जितने हम काटते हैं, लेकिन तब भी हम उस संतुलन को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो विकसित पेड़ है वो अधिक सप्लाई जो है ऑक्सीजन की करता है, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से लेता है। दोस्तों, यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को अबाधित छोड़ दिया जाए तो ये स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है, और प्राकृतिक पुनर्वनरोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं, और यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा यानी वन संपदा को बनाए रखना है तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण एकमात्र विकल्प है। दोस्तों, भारत वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है भारत में, और इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है, और साथ ही ऐसे उपाय करना है जिससे वन और उसके समीप रहने वाले लोगों के आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। दोस्तों, इस प्रकार से ये जो अध्याय है पौधे और जंतुओं का संरक्षण, तो इसमें आपने जाना कि किस प्रकार पौधे और जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, उनके कौन कौन से उपाय हैं। अब आइए देखते हैं इस अध्याय का सारांश कि आपने क्या सीखा। आपने ये सीखा कि वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे नाम हैं जो वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण और परिरक्षण के लिए बने हैं। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी का अर्थ है किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में। दोस्तों, किसी क्षेत्र के सभी पौधे और जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात के नाम से जाने जाते हैं। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज क्या है? तो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज किसी क्षेत्र विशेष में
पाई जाती है। संकटापन्न स्पीसीज वह स्पीसीज है जो विलुप्त होने के कगार पर है। दोस्तों, रेड डाटा बुक में संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रवास क्या है? तो प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु जाना होता है। अगला है कि हमें वृक्ष ऊर्जा और पानी की बचत करने के लिए कागज की बचत, उसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। और अंत में पुनर्वन रोपण, नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने के लिए वनों को पुनः लगाना होता है। तो दोस्तों, ये था आज का अध्याय। ये जो वीडियो था इसमें हमने पौधे और जंतुओं के संरक्षण और उनके जो है वृद्धि और विकास के संबंध में बात किया। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।